Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Naveed Sabri here. स्टूडेंट्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बेसिक लेक्चर ये आपके सामने रखा जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल्ड लेक्चर्स कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके ऊपर बाद में लेक्चर्स आएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ बेसिक जो पैरामीटर्स हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के और बेसिक जो नॉलेज है उस हवाले से बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा इसका आउटलाइन क्या होगा इस सारे लेक्चर का। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या है, और फिर फ्यूचर में आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इसके बारे में बात होगी। और ये हम एक बेसिक टाइप का लेक्चर है जो कि आपके लिए अदर रीडिंग्स के बहुत सारे समझ लें कि डोर ओपन करेगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी, जनरल ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ वन स्टेट इन इट्स इंटरेक्शंस विद अदर स्टेट्स। ये ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसकी डेफिनेशन है कि वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि गाइड करते हैं किसी भी एक स्टेट की एक्टिविटीज को और उसके इंटरेक्शंस को कि वो दूसरी स्टेट्स के साथ किस तरह के रिलेशंस रखे, उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। अ वेल राउंडेड गिब्सन, ये भी एक इंटरनेशनल अफेयर्स का राइटर है, वो कहता है कि अ वेल राउंडेड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो एक कंप्लीट प्लान जो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे बनाया जाता है कि पूरी दुनिया के साथ हमने किस तरह से इंटरेक्शन रखना है, किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अब यहाँ ये दो बेसिक डेफिनेशंस देखने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि असल में हम कहने क्या चाहते हैं। ठीक है। देखिए, हम एक पर्सन हैं। आप अपने अराउंड देखें। आप अपने अराउंड एक पूरी कायनात लेके फिर रहे हैं। आप अपने एंगल से दुनिया को देखते हैं। फिर थोड़ा सा आप अपनी जात से बाहर निकलें तो फौरन आपके करीब आएगी आपकी फैमिली। आपकी फैमिली है। ठीक है। तो फैमिली चूंकि बेसिक यूनिट होता है हमारी सोशल इंटरेक्शंस का, तो इसलिए हम फैमिली की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा अपने फैमिली के अंदर कि आपके पेरेंट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से दूसरी फैमिलीज के साथ ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। आप ये समझ लें कि जिस तरह से पाकिस्तान एक स्टेट है ना, एक रियासत है, वैसे ही आपकी फैमिली भी एक यूनिट है। तो जैसे आपकी फैमिली के दूसरी फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए कुछ उसूलों कवानीन है, वैसे ही किसी भी स्टेट के रिलेशनशिप रखने के भी कुछ उसूलों कवानीन होते हैं। ठीक हो गया। अब जैसा कि आपने ये जरूर देखा होगा अपनी फैमिली में कि आपकी फैमिली के अराउंड बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें करीबी रिश्तेदार हैं जो कि आपके फादर की साइड के रिश्तेदार फैमिलीज हैं। कोई आपका चचा है, कोई ताया है, कोई फूफी है। ठीक है। कुछ आपके फादर के कजन्स हैं, वो भी चाचा ताया फूफी की उस बाउंड्री में आते हैं। फिर मदर की साइड के हैं। ठीक है, जिसमें खाला है, मामू है। ठीक है। और ननियाल के सारे रिश्तेदार हैं। और जो मदर हैं उसके कजन्स वगैरह की जो फैमिलीज हैं। तो मिल मिला के 8, 10, 12, 14 फैमिलीज जो हैं वो आपके इस सर्कल में होंगी। फिर उसके बाद जो आपके हमसाए होते हैं वो भी। ठीक है। एक करीबी फैमिलीज के उससे ताल्लुक में आ जाते हैं
कइयों के साथ हमारे सिर्फ दुआ सलाम होती है, लेकिन कइयों के साथ थोड़ा-सा करीबी ताल्लुक बन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चे जब स्कूल गोइंग होते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, तो बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जो मदर-फादर से मिलते हैं और एक-दूसरे को समझते हैं कि मदर-फादर ये अच्छे लोग हैं, इनसे कुछ ताल्लुक होना चाहिए, तो वो भी फैमिली फ्रेंड्स में आ जाते हैं। मतलब आप ज़रा गौर करें कि टोटल मिला के अगर कोई 25 फैमिलीज़ हैं आपकी इस फैमिली के अराउंड, उन 25 फैमिली में से एक आपके पेरेंट्स ने एक सोच बनाई होगी कि किसके साथ हमने कितना करीबी ताल्लुक रखना है। सबके साथ एक ही जैसा ताल्लुक तो नहीं होता ना। किसी के साथ बहुत करीबी ताल्लुक होता है, किसी के साथ थोड़ा-सा दूर का ताल्लुक होता है कि सिर्फ़ मतलब छोटी-छोटी बातों पे उनके साथ हमने ताल्लुक नहीं रखना, थोड़ी-सी बड़े लेवल की बात होगी तो यानी कि जो गमी-खुशी है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर उनके साथ ताल्लुक होगा, बाकी इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनके साथ इतना करीबी ताल्लुक है कि डेली की अपडेट भी शेयर होती है। कुछ फैमिलीज़ के साथ वीकली अपडेट भी शेयर नहीं होती। ठीक है? तो या ज़ाहिर है ये एक उसूल बनाया जाता है ना और वो उसूल हर फैमिली अपने तौर पर बनाती है। ठीक है? किसी जगह पे उसूल ये बनाया जाता है कि जी जो हमारे फ़ायदे में होगा हम उसके साथ ताल्लुक रखेंगे। ठीक है? वो फ़ायदा किसी भी तरह का हो सकता है, ज़ाहिर है दुनियावी फ़ायदे जो आम तौर पर चलते हैं। जो फ़ायदा देगा उसी को हम फ़ायदा देंगे। कुछ में ऐसा है कि भई हमारे जो करीबी हैं, हमारे जो बहन-भाई हैं, मतलब आपके फ़ादर और मदर ये सोचें कि भई हमारे बहन-भाई हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं। उनके साथ ताल्लुक तो हमने रखना ही रखना है, ठीक है? वो हमें फ़ायदा दें या ना दें, ये भी एक अलग पैरामीटर है, ठीक है? और वो बेशक अमीर हैं या गरीब हैं, उनके साथ हमें ताल्लुक रखना ही रखना है। फिर इसी सर्कल में कुछ आपके इंतहाई करीबी या थोड़ा-सा दूर वाले इस जो मैंने 25 फैमिलीज़ की बात की है, इनमें कुछ ऐसे होंगे जो अमीर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ज़रा दरमियाने होंगे, ज़्यादा अमीर नहीं होंगे। उनमें से भी आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा कि हमने क्या ज़रा अमीर लोगों से ताल्लुक ज़्यादा रखना है या हमने मुतवसत मिडल क्लास है उससे ज़्यादा ताल्लुक रखना है, क्या सोचा होगा? मतलब ज़ाहिर है एक माइंड में एक जो सोच बनाई जाती है कि हम किस-किस बेस पे दूसरी फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक बनाएँगे और ताल्लुक रखेंगे और उसको निभाएँगे, वो जो सोच है ना वो पॉलिसी है और इसी तरह से स्टेट की भी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? इसी तरह से स्टेट की फॉरेन पॉलिसी और वो किन बेसिस पे होती है वो हम आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तौर पर दाँव पे नहीं लगा सकते, यानी कि जो अपनी कौमी खुदमुख्तारी है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, वो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है जी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि हम अपनी जोग्राफियाई हदूद का दिफा करेंगे, ठीक है? अगर किसी हमसाये की तरफ से दोस्ती आती है, तो हम दोस्ती का इज़हार करेंगे और अगर उसकी तरफ से दुश्मनी आती है, तो हम उसको उसके मुताबिक जवाब देंगे और हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी जो है वो किसी को कब्ज़ा करने नहीं देंगे। ये है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसके बाद जी इकोनॉमिक वेल-बीइंग। इकोनॉमिक वेल-बीइंग का मतलब क्या है कि हम मुआशी तौर पर अच्छे स्टैंडिंग में रहेंगे और रहने की कोशिश करेंगे। रुपया-पैसा, ये ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तानी कौम जो है उसको मुआशी तौर पर अच्छे डिसीजंस करने हैं और ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से चलाएँगे कि हम इकोनॉमिकली बेहतर से बेहतर होते जाएँ। और एंड पे है जी नेशनल प्रेस्टीज, मतलब हमारी जो कौमी अ, अज़मत है, कौमी जो एक सोच है, जो एक डिग्निटी है, उसको हम बरकरार रखेंगे और पाकिस्तानियत और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त जो है वो हर वक़्त हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए इसमें कहीं पे किसी भी जगह पे कुछ प्लस माइनस होते रहते हैं और उसकी वजहें क्या होती हैं वो आगे चल के हम बात कुछ थोड़ी-सी करेंगे और बाकी फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में भी होंगी।
कि हम इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कहीं पे किसी जगह पे कुछ सम टाइम कोई चीज़ कमी रह जाती है, सम टाइम कोई अपने टारगेट पे पहुँच जाता है, वो एक अलग बात है। ऑब्जेक्टिव्स होते ही वो हैं कि जिन्हें हासिल करने की कोशिश हो और वो जितनी मैक्सिमम परसेंटेज हमें हासिल हो जाए, उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, आ गया जी डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स जो है ना, ये एक बड़ी बेसिक बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये बात आपने अच्छी तरह समझनी है। डिटर्मिनेंट का वर्ड निकला है डिटर्मन से। डिटर्मन का मतलब होता है फाइंड आउट करना और पॉइंट आउट करना और किसी भी चीज को टारगेट करना। डिटर्मिनेंट है टारगेट करने वाला। यानी कि डिटर्मिनेंट का मतलब, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमन करती हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करती हैं कि उनकी रोशनी में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। तो जनरल बातें हैं, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात है जी आइडियोलॉजी। हमारी जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहले हमें गाइडलाइन जो प्रोवाइड करने वाली चीज है वो हमारी आइडियोलॉजी है कि हम किसके साथ कैसा ताल्लुक रखेंगे। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी में नंबर वन तो ये कि हम मुस्लिम हैं। नंबर टू, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे मुस्लिम होने के भी कुछ तकाजे हैं, हमारे पाकिस्तानी होने के भी कुछ तकाजे हैं। हम उन सारे तकाजों को जहन में रखेंगे। ठीक है। एक मुसलमान सबके साथ फेयर होके चलता है। जो उसके साथ फेयर होके चले वो उसके साथ फेयर होके चलता है। एक मुसलमान खामखा किसी को तंग नहीं करता। एक मुसलमान दूसरों के मामलात में खामखा टांग नहीं अड़ाता। एक मुसलमान हमेशा दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करता है। ये क्या है? ये सारी वो आइडियोलॉजी है जो हमें इस्लाम से मिली है। ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स। इसी तरह बीइंग पाकिस्तानी भी हमारी एक आइडियोलॉजी है। ठीक है। वो आइडियोलॉजी क्या है कि हम एक मुस्लिम स्टेट है। हमारे ज्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन माइनॉरिटीज भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। 4% से ज्यादा हमारे में मुस्लिम्स हैं और बाकी जो 6% है, मोर देन 5%, वो अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, वो अदर रिलीजन्स के लोग हैं। तो ये एक आइडियोलॉजी है कि हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी होने के नाते हमारी आइडियोलॉजी है कि हमने वो जो कायदे आज़म के उसूल हैं, जो हमें अल्लामा इकबाल ने उसूल दिए, जो हमारी नेशन बनाने के, मुल्क बनाने में जो सबसे पहले वो हुए, उनकी पोइट्री, वो हमारे कौमी हीरो हैं। कायदे आज़म हमारे बानी हैं। तो वो ये जो बड़े हैं पाकिस्तान के, इनकी जो आइडियोलॉजी, इनकी सोच है, उनको भी हम जहन में रखते हैं when we when we formulate our relations with the other nations। ठीक है। तो जो इस तरह से हमारी आइडियोलॉजी के करीब आएंगे लोग, उनके साथ हम, मतलब जो कंट्रीज करीब आएंगे उनके साथ हम रिलेशन रखेंगे। उसके बाद है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब ये है कि हम कहाँ पे हैं। अब जाहिर है, हमारा कंट्री एक खास जगह पे है जो कि साउथ एशिया में है। हमारे एक तरफ इंडिया है, तो दूसरी तरफ हमारे पास चाइना है, अफगानिस्तान है और फिर ईरान है, और दूसरे, और फिर साउथ में हमारे पास सी है, अरेबियन सी है। ठीक है। तो ये हमारी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होती कभी भी, तो हमें इसी ज्योग्राफी के साथ रहना है। ठीक है ना? वो कहते हैं कि दोस्त चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमसाए चेंज नहीं हो सकते। तो हमें इन्हीं हमसायों के साथ रहना है। ठीक है। फैमिली, अगर फैमिली और स्टेट में यही डिफरेंस होता है कि फैमिली अगर है, हम अपने हमसायों से बहुत तंग आ जाए ना, तो हम अपना मकान बेच के चले जाएंगे कहीं। लेकिन हम अपना मुल्क बेच के तो कहीं नहीं जा सकते, जितने भी तंग हम आ जाए। तो इसलिए फिर हमारी ज्योग्राफी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। और उसमें हमें पता चलता है कि हम जहाँ पे होते हैं, हमारे वहां पे होने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं।
मतलब अब हम जहाँ पे हैं, पाकिस्तान जहाँ पे है, तो पाकिस्तान ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। जो अफ़गानिस्तान और साउथ एशियन सॉरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से ऊपर जो आगे कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और चाइना भी इवन, उनको अरेबियन सी तक पहुँचने के लिए हमारी ज़रूरत है। ये हमारे हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है? इंडिया ने अगर ईरान से गैस लेनी है, तो दरमियान से पाकिस्तान में से होके गुजरेगी, ये हमारा प्लस पॉइंट है। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया के साथ हमारा बहुत ही अ, म अजीब किस्म का पास्ट है। हम इंडिया से टूट के एक अलग मुल्क बने हैं, तो ये हमारी एक नेगेटिविटी एक तरह से उस तरह से बनेगी कि जी इंडिया हमारा दुश्मन ही रहेगा, या अभी तक तो ऐसा ही शो हुआ है। आगे क्या बनेगा वो उसके मुताबिक होगा, लेकिन ये कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश, ये ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर डिटर्मिनेंट है। आगे जी हिस्ट्री, फिर हमारी हिस्ट्री है। बीइंग पाकिस्तानी भी हमारी एक हिस्ट्री है, और बीइंग मुस्लिम भी हमारी एक हिस्ट्री है। और स्पेशली इस हिस्ट्री का जो ताल्लुक हम कहते हैं वो अ, हमारी जो इस मौजूदा जो जहाँ पे मौजूद हैं, इस इलाके में अगर देखें, तो मुस्लिम्स, हम मुस्लिम एक स्टेट हैं, हम इस्लाम के नाम पर बनने वाली एक रियासत हैं। और हमारी इस हिस्ट्री में देखें, तो इस एरिया में मुसलमानों की जो आमद है वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी के हमले, फिर बाकायदा रियासत जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दौर में बनी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। ठीक है, उससे पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने सिर्फ थोड़े से इलाके को अफगानिस्तान की रियासत के साथ मिलाया था, कोई रियासत बनाई नहीं थी बाकायदा। यहाँ आके यहाँ आके जो बाकायदा पहली मुस्लिम रियासत बनी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ही उसको रियासत बना के दे के गया है यहाँ पे। ठीक है, किंग किंग वो बना यहाँ से। तो ये हमारी हिस्ट्री है। इससे पहले तो हमारी इस्लामिक मतलब एज अ मुस्लिम तो हमारी उससे पहले कोई हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बस उस हिस्ट्री में हमारे कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो हिस्ट्री भी हमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि हम किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं। इसके बाद है जी नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए ना, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम बात करें, हिस्ट्री से रिलेटेड हम एक बात करें, मैं मिस कर गया कि अब हिस्ट्री के मुतालिक अगर हम देखें, तो हिस्ट्री में हमें मिलता है कि यहाँ पे 1206 1206 एडी से पहले मुसलमानों की कोई रियासत नहीं थी, और यहाँ पे मुसलमान भी नहीं थे। अब मुसलमान या तो बाहर से आए हैं, जैसा कि अरब कंट्रीज हैं, वहां से इधर आए हैं, या फिर मुसलमान जो इधर के लोग पहले से हिंदू थे वो कन्वर्ट होके मुसलमान हुए हैं। ठीक है, वो हिंदू थे या बुद्ध मत थे या जो भी थे, वो कन्वर्ट होके मुसलमान हुए हैं। अब अगर इंडिया स्पेशली इंडिया का जो रिलीजियस तबका है, जो राइट विंग उनके लोग हैं, जो कि इंडिया के कह लें कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अगर ये कहते हैं कि जी यहाँ पे मुसलमान बाहर से आके कब्जा किया उन्होंने, और मुसलमानों ने यहाँ के मुकामी गरीब लोगों को उन्होंने जोरे तलवार पे, तलवार के जोर पे, और उन्होंने अपने हथियारों के जोर पे उन्होंने मुसलमान किया और जबरदस्ती मुसलमान किया, तो अब हम इतनी सदियों के बाद उनकी अगली नस्लों को भी जोरे बाजू पे और तलवार के जोर पे और अपने हथियारों के जोर पे हम जोर जबरदस्ती से हिंदू बनाएंगे वापस। तो ये अगर उनकी सोच है, तो ये हमारी हिस्ट्री है। अब इस तरह की सोच रखने वाले हिंदुओं के साथ हमारे ताल्लुक कभी भी ठीक नहीं हो सकते, जो हमारा रिलीजन ही चेंज करना चाहें।
ठीक है? फिर उसके बाद चूँकि हम इंडिया से टूट के एक अलग मुल्क बने हैं, तो इंडिया का बहुत सारा ऐसा तबका है, जो ये समझता है कि इंडिया के साथ ज़्यादती हुई है कि इंडिया का मुल्क टूटा है पाकिस्तान के बनने की वजह से। तो पाकिस्तान के बनने की वजह से जो इंडिया का मुल्क टूटा है और जिनको उस टूटने का दुःख है, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छे जज़्बात नहीं रख सकते। और अगर ये वाली सोच इंडिया की एक बहुत बड़ी सोच बन जाती है, जैसा कि मोदी की गवर्नमेंट में ये किसी हद तक नज़र आती है, तो ये सोच हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में कभी भी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है कि हमारी हिस्ट्री भी हमें गाइड कर रही होती है कि किसके साथ कैसा ताल्लुक रखें, ठीक है? मतलब आज का अगर 2024 का पाकिस्तान हम सोचता है कि किसके साथ अच्छे ताल्लुक होने चाहिए, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे 1947 जब से हम बने हैं तब से लेकर अब तक, तो ये जो 76 इयर्स गुजरे हैं, इनमें किसके साथ कैसे ताल्लुक रहे हैं, ये भी तो हिस्ट्री है ना। सिर्फ 47 से पहले वाली हिस्ट्री नहीं है, उसके बाद वाली भी तो अब के लिए हिस्ट्री है। तो 2024 में बैठकर अगर रियासत पाकिस्तान ये सोचती है कि हमारे किस स्टेट के साथ, किस कंट्री के साथ कैसे ताल्लुक होने चाहिए, तो जाहिर है कि ये हमारी पिछले 76 साल की जो हिस्ट्री है, ये भी तो हमें गाइड करेगी कि हमारा पहले किसके साथ कैसा ताल्लुक रहा है और किसके साथ हमने अच्छा किया और उसके जवाब में उसने भी अच्छा किया, और किसके साथ हमने अच्छा किया और उसके जवाब में उसने बुरा किया, और या किसके साथ हमने अच्छा किया तो उसके उसने हमारे साथ उतना अच्छा नहीं किया, किसके साथ हमने बुरा किया तो उसके जवाब में उसने भी बुरा किया, और किसके साथ हमने बुरा किया तो उसके जवाब में उसने अच्छा किया। ये भी सारा कुछ ज़हन में रखना होगा, ठीक है? और जब हम आगे चल के चीज़ों को पढ़ेंगे, और आप ज़रूर इसको अपने तौर पर सेल्फ रीडिंग भी करें, आपको ये पता चलेगा कि अगर हम चाइना और अमेरिका की कंट्रीज़ को कंपैरिज़न में लाएँ और हम इसको कंपैरिज़न करें, तो कई जगह पे ऐसा हमें मिलेगा कि चाइना के साथ हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी हमारे साथ अच्छा किया। और कई जगह पे आपको मिलेगा कि अमेरिका के साथ हमने अच्छा किया, लेकिन उसने जवाब में हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या उतना अच्छा नहीं किया, ठीक है? तो ये हिस्ट्री भी हमें गाइड करती है। मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि ये मैं जो आपको बताता हूँ, ये सिर्फ़ बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। आप कोशिश किया करें कि अपने तौर पर कुछ सेल्फ रीडिंग भी किया करें, ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो है ना वो आपको कॉम्प्रिहेंड हो जाएँ, आपको समझ आ जाए। अच्छा, आगे चलते हैं जी, नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी हमारी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो भी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है? कभी हमें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, हमारे बजट का डेफ़िसिट होता है, हमारे कोई अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है। तो हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छे से अच्छा करने के लिए, अच्छे से अच्छा रखने के लिए, किन-किन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात रखने हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ तिजारत करेंगे, तो हमें फ़ायदा होगा। हम किसकी किसकी मदद करेंगे तो हमें हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। हम किसके साथ कैसे चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें हमें ज़हन में रखनी होती हैं। और ये आगे चल के आपको यही जो बातें मैं कर रहा हूँ, आपको जब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस कैसे हैं, पाकिस्तान और मलेशिया के रिलेशंस कैसे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, पाकिस्तान और यूएसए के, इंडिया के, चाइना के, सबके साथ अलग-अलग जो रिलेशंस हैं, उन सब की नौइयत अलग-अलग, ठीक है? और इन सब डिटर्मिनेंट्स में से कोई ना कोई ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि वाज़े तौर पर हमें बताते हैं कि हमें किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखा है और कैसा रखेंगे। आगे डोमेस्टिक इश्यूज़, हमारी कुछ डोमेस्टिक रियलिटीज़ भी हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं, ठीक है? उन डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी हमें ज़हन में रखना होता है, ठीक है? अब हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जिनमें के कुछ रिलीजियस इश्यूज़ भी हैं, हमारे
जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनका मतलब जो बड़े लेवल पे शिया और सुन्नी मुसलमानों की दो बड़ी शाखें इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी उनको उन पे डिस्कशन होती है। हालांकि सुन्नी जो है ना उसकी डेफिनेशन हमारी लोकल लेवल पे देखें तो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हर वो मुसलमान जो शिया नहीं है ना उसको सुन्नी कहा जाता है। बेशक वो अहले सुन्नत है, बेशक वो अहले हदीस है, बेशक वो शाफई मसलक से है, बेशक वो हम्बली मसलक से है, किसी भी है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो हमारे जो एनालिस्ट हैं जो मुसलमानों को डिस्कस करते हैं वो वो ये समझते हैं कि जो शिया नहीं है ना वो सुन्नी है। तो इसलिए फिर शिया सुन्नी दो इसमें बातें जो है वो की जाती हैं। तो अब हमारे पाकिस्तान में रियलिटीज हैं कि शिया पॉपुलेशन भी है और सुन्नी पॉपुलेशन भी है। ठीक है। और ईरान और शाम और यमन इन कंट्रीज में शिया पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो इसलिए हमारे जो शिया पॉपुलेशन है और इराक में भी हमारी जो शिया पॉपुलेशन है उसका रुझान ऑटोमेटिकली उन जगहों की तरफ है जहां पे मुकामात मुकद्दसा हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सुन्नी पॉपुलेशन है उनका ऑटोमेटिकली रुझान जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ है। ठीक है, मजहबी तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि वहां पे हमारे असल मुकामात मुकद्दसा जो बेसिक हैं मक्का और मदीना वो वहां पे हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से हमारी कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज हैं कि पॉलिटिकली हमारी सोच जो है वो एक नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी कुछ रीजनल रियलिटीज हैं। ठीक है। रीजनल रियलिटीज हैं मतलब अगर हम इंडियन बॉर्डर के साथ देखें तो पंजाब का एरिया है या आगे चल के राजस्थान का एरिया है, तो पाकिस्तानी पंजाबी और इंडियन पंजाबी दोनों के आपस में रिलेशंस हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे जो केपी के पख्तून हैं उनके आगे ताल्लुकात रिलेशंस अफगानिस्तान के पख्तून के साथ हैं। इसी तरह से हमारे बलूचिस्तान के जो बलोची हैं उनके ईरान के बलोचियों के साथ ताल्लुकात हैं। तो मतलब क्या है कि ये डोमेस्टिक हमारी जो रियलिटीज हैं उनकी बेस पे भी हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को सम टाइम देखना पड़ता है। आगे चलते हैं तो एक्शंस ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज जो कर रहे हैं उनके एक्शंस भी हमारे लिए गाइडलाइन होते हैं कि हम किस कंट्री के साथ कैसा ताल्लुक रखें। ठीक है। अब मतलब इसराइल अगर पैलेस्टाइन में, वैसे तो इसराइल को हमने तस्लीम ही नहीं किया हुआ ना अभी तक, लेकिन अगर हम कल कल उसको तस्लीम करने की वो बात सोचें भी तो हमारे जहन में ये आएगा कि वो उसका उसका पास्ट कैसा है, उसके एक्शंस कैसे हैं, उसका काम कैसा है। ठीक है। इसी तरह से दूसरे कंट्रीज हैं मतलब ईरान है, मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको कि ईरान है, ईरान के एक्शंस। ईरान शुरू से पाकिस्तान का एक ब्रदर इस्लामी मुल्क रहा है, ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अगर ईरान की तरफ से इंडियन दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, ठीक है, और पता चल रहा है वो ईरानी पासपोर्ट पे दाखिल हुआ है कोई बंदा कलभूषण, तो वो ये ईरान का ये वाला एक्शन क्या हमारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहने देगा। ठीक है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है मतलब दूसरे कंट्रीज के हर अच्छे या बुरे जो एक्शंस हैं वो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। चाइना भी इसी तरह से। ठीक है, चाइना भी कोई अच्छा काम करेगा बुरा काम करेगा हमें ये देखना पड़ेगा, और अगर कोई बहुत अच्छे काम पहले कर रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता बुरे करना शुरू हो गया है तो हमें उसके पिछले अच्छों को ध्यान में रखने के साथ साथ ज्यादा हमें अब के उसकी सोच के बारे में ख्याल रखना होता है कि अब उसके आइडियाज कैसे हैं, क्योंकि आज हम उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, 50 साल पहले जो हम उसके साथ रिलेशन रख रहे थे वो और चीज थी। उसके बाद जी सिविल सोसाइटी, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो क्या सोचता है, वो भी हमें दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन रखने में हेल्प करता है। इसके साथ है जी लीडरशिप, हमारी लीडरशिप कैसी है।
हमारी लीडरशिप की सोच कैसी है, हमारी लीडरशिप का विजन कैसा है, हमारी लीडरशिप कितनी विजनरी लीडरशिप है, ये भी हमें गाइड करती है। ठीक है? मतलब ये है कि पढ़े लिखे लीडर्स, हमारी जो कौम का सोचने वाले लीडर्स, वो अपनी कौमों को बहुत आगे तक ले जाते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल लें तो इजिप्ट का जमाल अब्दुल नासिर, वो अपनी कौम को बहुत आगे ले गया। लीबिया का मोहम्मद मुअम्मर कज़ाफ़ी, मलेशिया का महातिर मोहम्मद, टर्की का तैयब उर्दगान, ये वो लोग हैं जो कि अपनी कौम को बहुत आगे ले गए। क्या हमारे यहाँ भी कोई ऐसी लीडरशिप है? यस। हमारे यहाँ भी विजनरी लीडर्स में कायदे-आज़म के बाद अगर देखा जाए तो जो विजनरी लीडर हमारे यहाँ पैदा हुआ उसको हम भुट्टो के नाम से याद रखते हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये वो पहला शख्स था कि पाकिस्तान बनने के बाद जिसने हुकूमत में आया और उसने जो पुरानी अमेरिका के साथ हर सूरत में दोस्ती वाली जो पॉलिसी है ना, उसको उसने थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश की। कितना कामयाब हुआ, नहीं हुआ और उसको सज़ा क्या मिली, वो एक हिस्ट्री है। फिर उसके बाद अब ये दूसरा लीडर इमरान खान आया है कि जिसने कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को रीडिज़ाइन करने की कोशिश की और अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल लीडरशिप, और फिर बीच में कुछ ऐसे लीडर्स आए कि जो पुरानी जो चल रही हैं रवायात उन्हीं पे चलते रहे। ठीक है। तो ज़ाहिर है लीडरशिप ही तो होती है जो कौम को गाइड करती है कि किधर को जाना है और किधर को नहीं जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी बनाने में। उसके बाद है जी मीडिया। मीडिया अपनी आवाम की राय किस तरह से बिल्ड करता है, ये भी एक डिटर्मिनेंट्स में आता है। और उसके बाद है पावर और एंड इन्फ्लुएंस। देखिए, पावर एंड इन्फ्लुएंस भी, कितना पावर और कितना इन्फ्लुएंस हम किस कंट्री के ऊपर रखना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सम टाइम कुछ हमारी मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है? जैसा कि ज्योग्राफी हमारी मजबूरी है, हम अपने हमसाये चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अपने अराउंड अपने हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक, अच्छा इन्फ्लुएंस और अच्छी पावर वाला इन्फ्लुएंस हमें रखने की ज़रूरत होती है। किसके साथ हम कैसा रिलेशन रख पाते हैं अल्टीमेटली, वो तो एक अलग बात है। इसी तरह से हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है। हमने उम्रा हज के लिए सऊदी अरेबिया जाना ही जाना है हमारे लोग। तो हमें सऊदी अरेबिया के साथ हर सूरत में अच्छे ताल्लुकात रखने ही रखने हैं, या अगर बुरे भी हों तो इतने बुरे ना हों कि वो मतलब हमारे इन उम्रा हज के मामलात में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। जाहिर है कि सऊदी अरेबिया के साथ फिर ताल्लुकात हम या अच्छे रखेंगे या थोड़ा-सा कम अच्छे रख लेंगे, लेकिन बुरे की तरफ हम नहीं जा सकते, बिकॉज़ हमें इतना इन्फ्लुएंस वहाँ पे रखना ही रखना है कि हम अपने फ्यूचर को, अपनी नेशन के फ्यूचर को देख सकें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये वो चंद एक चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम बड़ी आसानी से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह की होगी और कैसे चलेगी। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की रही है। सबसे पहले हम आते हैं 1947 से 53 तक का जो दौर है, शुरू वाले 6 साल। इसमें एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल। हम चूंकि एक नई कौम थे, इसलिए हमें सबके साथ फ्रेंडशिप, क्योंकि हम नए नए थे, कौन हमारे साथ कैसा रिलेशन फ्यूचर में रखेगा उसकी बेस पे डिसाइड होगा, लेकिन इनिशियली हम सबके साथ फ्रेंडशिप रखने के उस वक्त मोड में थे। और साथ ही फियर ऑफ इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया से टूट के हमारा एक अलग मुल्क बना था और उनके उस वक्त के जो लीडर्स हैं, उनके ये बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान को अपने साथ मिला लेंगे, या कोई थोड़ी सी माइल्ड जुबान इस्तेमाल करता था तो वो कहता था कि पाकिस्तान खुद ही हमारे साथ मिल जाएगा। ठीक है? मतलब ये है कि वो अभी तक पाकिस्तान को ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं कर, लीगली तो तस्लीम उन्होंने कर लिया था,
लेकिन ज़हनी तौर पर वो तस्लीम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इंडिया का फ़ियर भी इस इन 6 सालों में हमें गाइड कर रहा था कि इंडिया से जो हमें बचाएगा, उसके साथ हम जाएँगे। सपोर्ट सीकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से अपनी सपोर्ट हासिल करना, अपने आप को मनवाना, अपने लिए हिमायत हासिल करना, ये भी एक इस पहले 6 सालों की में हमारी कोशिश रही। और फिर स्लिपिंग इनटू द अमेरिकन कैंप। ये जो अमेरिकन कैंप में हम चले गए, देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद दुनिया वाज़े तौर पर आहिस्ता-आहिस्ता दो हिस्सों में तक़सीम हो गई, कोल्ड वॉर शुरू हो गई। अ, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक। तो अमेरिकन ब्लॉक में हम चले गए क्योंकि हमें ये लगा कि इंडिया के जो डर से हमें निजात मिलेगी वो अमेरिकन ब्लॉक में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया के कुछ करीब था। इंडिया रशिया के करीब होता चला गया तो हमें ये लगा कि अगर हम रशियन ब्लॉक में गए, हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम के, उनको ये लगा कि अगर हम रशियन ब्लॉक में जाएँगे, तो शायद इंडिया हमें हड़प ही ना कर जाए, तो हम किसी मुखालिफ ब्लॉक में जाएँ और अमेरिकन कैंप में हम चले गए। इसके बाद फिर 1953 से 62 तक अगर हम आते हैं, तो हमारी जो वेस्ट के साथ अलाइनमेंट थी, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली गई, क्योंकि हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए थे। उसी वजह से फिर सीटों का एग्रीमेंट हुआ, सेंटो का एग्रीमेंट हुआ। ये वो मुआहदे हैं जो कि हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ किए या सेंट्रल ट्रीटी ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज के साथ कुछ किए। मतलब ये वो मुआहदे थे जो कि अमेरिकन स्पॉन्सरशिप में हुए और हमारे ग्रुप्स वगैरह बनने शुरू हुए, हमारे दोस्त बनने शुरू हुए। अब ज़ाहिर है जो कंट्रीज़ हमारे करीब आए, हमारे दोस्त बने, उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ कराई कि जी अगर इंडिया कोई एग्रेशन करेगा तो हम आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ज़ाहिर है ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था हमारे लिए। तो ये चीज़ जो है वो हमें मतलब एक तरह से उस टाइम पे ज़रूरत थी इस चीज़ की, उस सपोर्ट की और वो सपोर्ट हमें मिली। इसके बाद अगर हम 62 से लेकर 79 तक की अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी देखें तो वो बाइलैटरलिज्म पे है। 1962 ये एक स्टूडेंट से ज़रा गौर करने की बात है कि 1962 में जनरल अयूब खान हमारे यहाँ हुक्मरान था। तो 1962 तक कोई 15 साल गुज़र चुके थे पाकिस्तान बने हुए को। और उस 15 इयर्स में हमने ये देखा था कि हम अमेरिका के जितना करीब और जितना उसके इन्फ्लुएंस में चले गए थे, तो उस अमेरिकन फ्रेंडशिप ने हमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया था। बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा हम उसका नुकसान फ़ील कर रहे थे कि समटाइम इंडिया जो है वो ज़्यादा उसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। और इसका एक मुज़ाहिरा हमें 1965 की वॉर में भी मिला कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, तो अमेरिका ने हमारा बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया, बल्कि सफारती लेवल पे कुछ इंडिया का साथ दिया। तो फिर हमारी आहिस्ता-आहिस्ता ये सोच बननी शुरू हो गई थी। तो अब ये जो अगले 15 से 17 साल थे 1962 से लेकर 79 तक, 17 इयर्स, ये 17 साल जो है वो हमारी फिर बाइलैटरलिज्म बाइलैटरलिज्म का मतलब ये है कि हमने फिर डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाने शुरू किए। मतलब वो जो एक अमरीकी छतरी थी ना, हम आहिस्ता-आहिस्ता उससे निकलने की हमने कोशिश की, ठीक है? तो फिर अयूब खां दौर में ऐसे कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ताल्लुकात बनना शुरू हो गए कि जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे इससे पहले ताल्लुक इस वजह से नहीं थे क्योंकि वो अमेरिकन कैंप में नहीं थे या अमेरिकन कैंप में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ठीक है? जिनमें रशिया भी आता है, ठीक है? जिनमें चाइना भी आता है, ठीक है? जिनमें और ऐसे कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया भी आता है, कि जो अमेरिकन कैंप में इस तरह से नहीं थे। तो हमने बाइलैटरलिज़्म यानी कि अपने ज़ाती ताल्लुक दो दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं, उसमें अमेरिका को साइड पे रख के
दो तरफा ताल्लुकात बनाने शुरू किए डिफरेंट कंट्रीज के साथ। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम मैं समझता हूँ आता है इस पूरी कोशिश में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम है। इसमें कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इससे कतई नज़र, ये तो बहस की जा सकती है ना। लेकिन 1962 के बाद और इन 17 सालों में जो हमारे पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद रहा, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि जिसने 31 इयर्स की एज में अपना फॉरेन मिनिस्टर जो बना था, अयूब खां गवर्नमेंट में वो फॉरेन मिनिस्टर था। और काफी सारा टाइम जो है वो इस टाइम में 62 से लेकर 69 और 70 तक, इसमें काफी सारे साल जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रहा। तो भी जाहिर है उसका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस था। फिर जब वो 70 के बाद 71 में पावर में आया और 77 तक पावर में रहा, पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर। तो इस सारे दौर में भी जाहिर है उसका इन्फ्लुएंस, अब तो उसकी अपनी गवर्नमेंट थी। तो इसमें इस बाइलेटरलिज्म की जो पॉलिटिक्स थी, इसका कितना फायदा नुकसान हुआ बाद की बात है, लेकिन इसके पीछे जुल्फकार अली भुट्टो का एक सोच थी कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के ओपन वे में डिफरेंट कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाए जाए। और फिर नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये शो किया जाए कि भाई हम किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि रशियन जो ग्रुप है, रशियन जो कैंप था, उसके साथ तो हम थे ही नहीं 1962 तक। इस टाइम तक शुरू वाले को 15-20 सालों में हम रशियन कैंप में तो थे ही नहीं। किसके साथ थे? अमेरिकन कैंप में थे। तो जब हम कहेंगे जी हम किसी के साथ नहीं है, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ नहीं है, हम अमेरिका की छतरी से निकल रहे हैं। तो इसका एक अंडरस्टूड मतलब है कि हम दोनों पावर्स में से किसी के साथ नहीं हैं। और वो जो एक नॉन अलाइन मूवमेंट बनी थी, फिर हम उसके मेंबर भी बने, जिसका आपने पहले आपको पता है उसका। अच्छा। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम रशिया के क्लोज़ होना शुरू हुए, जैसा कि मैंने आपको बताई बात। और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जो कि रशिया के करीब थे, उनके हम करीब होना शुरू हुए। ठीक है? और इंडिया से ताल्लुकात भी किसी हद तक कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए, 65 की वॉर के बाद और पाकिस्तान टूटने के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद इसी टाइम में हमारा फ़ोकस मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ भी हुआ। ठीक है? और यही वो टाइम है कि जब ओआईसी बनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये बनी। और यही वो टाइम है कि जब पाकिस्तान में सेकंड समिट जो है वो पाकिस्तान में हुई। यही वो टाइम है कि जिसमें एक तरफ भुट्टो था, तो दूसरी तरफ दुनिया में जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट का, और किंग फैसल जो है वो सऊदी अरेबिया का। ठीक है? और इसी तरह से सुइकार्नो इंडोनेशिया का। ये वो लोग थे जो मौजूद थे, जिंदा थे उस टाइम पे। इन लोगों ने कोशिश की कि मुस्लिम कंट्रीज को मुत्तहिद किया जाए। ठीक है? तो पाकिस्तान का भी रुझान फिर मुस्लिम कंट्रीज की तरफ होना शुरू हो गया। ठीक है? क्योंकि इससे पहले मुस्लिम कंट्रीज के हम इतने करीब इसलिए नहीं थे, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज अमेरिकन ब्लॉक में थे, जो अमेरिका के दोस्त थे, वही मुस्लिम कंट्रीज हमारे दोस्त बने। बाकियों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। और एक बात यहाँ ये भी याद रख लेनी चाहिए कि जितना स्ट्रॉन्ग ब्लॉक जो है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग ब्लॉक अमेरिकन था, उतना स्ट्रॉन्ग ब्लॉक रशियन नहीं था। ठीक है ना? कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका का कोई भी अगर फ्रेंड कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ, रशियन ब्लॉक के किसी कंट्री के साथ कोई दोस्ती रखना चाहता था, तो अमेरिका उसके ऊपर रेजिस्ट करता था और अमेरिका ऐसा नहीं होने देता था। लेकिन दूसरी तरफ रशियन ब्लॉक का कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुक रखना चाहता था, तो रशिया को कोई इतराज नहीं। ये भी एक बड़ी बेसिक सोच की जो का डिफरेंस था रशियन में और अमेरिकन में। ये भी हमें इस पॉइंट तक लेके आया
कि अमेरिकन हमें मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रखने दे रहा था, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उस छतरी से निकले और यही वो 17 साल हैं कि जब हम थोड़ा-सा अमेरिकन पहली दफ़ा हमने अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलने की कोशिश की। इसके बाद 1980 से लेकर 1990 तक इन 10 सालों में तो अफ़गानिस्तान की जो वॉर है, वही मेन फ़ोकस रही। 79 में ये वॉर स्टार्ट हो गई थी और फिर 89 में ये वॉर ख़त्म हुई है। 10 साल ये वॉर रही और ये वही तकरीबन 10 साल है कि जब रूस ने जो उस वक़्त यूएसएसआर था यूनाइटेड सोशलिस्टिक सोवियत रिपब्लिक ये उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उनकी मदद की और इतनी मदद की कि ट्रेनिंग से लेकर असले तक और पैसे तक हर चीज़ हर तरीके से वो की और रूस को एक तरह से तोड़ दिया। मतलब रूस टूट गया और उसके बाद फिर 1989 में ये जो रियासतें हैं, इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह-वगैरह ये सब इन इन रियासतों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो अब जो पहले रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात थोड़े बनने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, अब तो रूस ने हमें अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। तो ये एक कंप्लीट 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया इन 10 सालों में और इसमें हमारे पास जनरल ज़िया उल हक इस दौर में हमारे हुक्मरान थे जो कि ज़ाहिर है मिलिट्री डिक्टेटर थे और वो वन मैन शो ही चलाते थे। उन्होंने एक इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अपना दिया जिसकी बेस पे उसने उन्होंने अपने जो उस वक़्त के हालात थे उसके मुताबिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। जो रिलीजियस तबके थे ज़रा उसको उनको माइल करने के लिए इस्लामिक डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट दिया और उसके अंदर फिर जो उलमा थे, जो रिलीजियस तबके थे उनकी हिमायत उन्हें मिली। उनको बड़े-बड़े ओहदे दिए। जमात इस्लामी है या फज़लुर रहमान के वालिद साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम है या जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, इन सबको बड़े-बड़े ओहदे दिए गए और इनको अपने करीब किया गया और इसी रास्ते से फिर अफ़गानिस्तान की जंग के लिए इन्हीं रिलीजियस लोगों के ज़रिए ही अफ़गानिस्तान की जंग के लिए मुजाहिदीन तैयार किए गए, ठीक है? और इस्लामी भाईचारे का बहुत नारा लगाया गया और अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ थे उनको यहाँ पे पनाह दी गई, राइट? तो बहरहाल ये वो दौर था कि जब अफ़गानिस्तान की वॉर ही हमारा मेन फ़ोकस था हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का। यूनाइटेड नेशंस के साथ सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ दोबारा से ज़्यादा क्लोज़ हमारे ताल्लुक हो गए। ज़ाहिर है उसको हमारी ज़रूरत थी और हमें पैसों के लिए उसकी ज़रूरत थी। और उसके साथ फिर मतलब ये है कि ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान ओरिएंटेड फ़ॉरेन पॉलिसी शुरू हुई। इस दौर में इस दौर में अफ़गानिस्तान ओरिएंटेड हमारी जो पॉलिसी शुरू हुई वो आज तक जारी है। कि अफ़गानिस्तान की जंग शुरू हुई और फिर उसके बाद आगे चल के अब हम थोड़ा-सा इसको फ़र्दर भी देखेंगे कि किस दौर में क्या हुआ। क्योंकि ये वो दौर था कि जब अफ़गानिस्तान वाली जो वॉर में हमने कदम रखा था अमेरिका के कहने पे, उसके अभी तक भी छींटे हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। अभी तक भी हम उस अफ़गानिस्तान ओरिएंटेड फ़ॉरेन पॉलिसी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हम जान छुड़ा रहे हैं, हमारी जान नहीं छूट रही। वैसे कुछ सेक्टर्स तो हमारे ऐसे भी हैं सोसाइटी के पावर कॉरिडोर्स में, जो कि इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, वो दोनों उसमें शामिल हैं, कि जो जिनके लिए ये फ़ायदेमंद है चीज़, कि अफ़गानिस्तान वाली सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा आगे 90 से आगे चलें, तो 1990 से लेकर 2001 तक ये तकरीबन वो दौर था कि जब अ, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ ये दोनों बारी-बारी 2-2 दफ़ा हुक्मरान रहे और उसके बाद फिर 1999 मुशर्रफ आ गया।
इस दौर की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, ये पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा था। 1989 में रूस टूट गया था। 1989 में रूस जो है वो टूट गया था, और 2001 तक ये फिर जो पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा था, इसमें अब जो अमेरिका था वो सिंगल सुपर पावर रह गया था। ठीक है, और रूस ने अपने इंटरनेशनल जो पर थे वो समेट लिए थे, और रूस ने इंटरनेशनल मामलात में दिलचस्पी लेनी काफी कम कर दी थी, क्योंकि रूस को अपनी इंटरनल इकोनॉमी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये इस पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में एक नई रियलिटी ये बनी थी कि अमेरिका सिंगल सुपर पावर बन गया था, सोल सुपर पावर। और दूसरा, अफगानिस्तान में जब अमेरिका को फतह मिल गई थी और उसने रूस को तोड़ दिया था और रूसी फौजें वापस चली गई थी, तो उस टाइम पे एक तो अमेरिका को फतह मिल गई, दूसरा वो सिंगल सुपर पावर बन गया, और तीसरा, जो अमेरिका ने मुजाहिदीन बना के अफगानिस्तान में गंद डाला था, वो समेटे बगैर ही अमेरिका इस खित्ते से अपनी फौजें भी ले गया, और हमें हमें पाकिस्तान को हमें छोड़ गया कि एक ऐसा हमसाया अफगानिस्तान की शक्ल में कि जहां पे जनाब वॉर लॉर्ड्स हैं, जहां पे सिविल वॉर हो रही है, खाना जंगी हो रही है, और ग्रुप्स ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, डिफरेंट ग्रुप्स में, और कोई वाज़ेह हुकूमत नहीं थी, और पाकिस्तानियों के ऊपर लाखों रेफ्यूजीज का बोझ आ गया। ठीक है, तो ये वो टाइम था, ये पोस्ट कोल्ड वॉर इरा की रियलिटीज हैं। बर्डन अफगान रेफ्यूजीज का आ गया हमारे ऊपर। अमेरिका ने गंद साफ किए बगैर यहाँ से अपनी फौजें वापस बुला ली और खाना जंगी शुरू। गंद साफ करने का मतलब क्या है कि अमेरिका ने, अब देखिए ना, रूस ने अफगानिस्तान पे हमला किया। अब दो ही बातें थी, या तो अफगानिस्तान की फौज लड़ते लड़ते रूस को वापस भगा देते और फिर भी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट उस वक्त थी वो मौजूद रहती, या कुछ अरसे की जंग के बाद अफगानिस्तान के ऊपर रूस कब्जा कर लेता और फिर भी अमन सुकून हो जाता कि चलो कब्जा हो गया, वो उस रूस का हिस्सा बन गया। ठीक है, अफगानिस्तान रूस का हिस्सा बन गया, तो अमन तो रहता ना। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने मुजाहिदीन पैदा किए, नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा किए। ठीक है, जो सिटिंग अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, वो चूंकि ज्यादा रशियन उसका वो सोच थी। ठीक है, तो इसलिए जो सिटिंग गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की उस वक्त की, जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया रूस ने, उस गवर्नमेंट को निकाला। ठीक है, अमेरिका ने, और लोकल लेवल पे मुजाहिदीन पैदा किए, और वो मुजाहिदीन इधर के पाकिस्तान के मदरसों से ट्रेन होके जा रहे थे। इस्लामिक वॉर का उसको एक नाम दिया, पीछे अमेरिकी पैसा चल रहा था सारा। उससे क्या हुआ कि जो अफगानिस्तान के अंदर स्टेट की पावर है वो खत्म हो गई, और जो लोकल ग्रुप्स हैं वो बन गए। एक तरफ वेस्ट में, बल्कि अफगानिस्तान के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में कहा जाए, तो रशीद दोस्तम था। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्ट में हिकमत यार, और जो काबल के मेन एरियाज हैं उसमें हिकमत यार और रब्बानी वगैरह थे। फिर उसके बाद ताजिक लीडर वो जो था अहमद शाह मसूद, जो नॉर्थ वाली साइड पे शुमाली इत्तेहाद के नाम से वो था। ठीक है, फिर इधर कंधार वाली साइड से तालिबान खड़े हो गए, और ये चार पांच ग्रुप से इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया एक दूसरे से। ये गन था ना कि कोई हुकूमत ही नहीं थी, खत्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि अमेरिका ने रूस को यहां से भगाया था,
अपना फ़ायदा हासिल किया था, तो अमेरिका अपनी फ़ौजें यहाँ पे रखता, अमेरिका फंड्स देता, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाता और वो स्टेबल गवर्नमेंट बना के कुछ साल चलती, बेशक वो अमेरिकन छतरी में ही होती या जैसे भी होती, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट चलती ताकि अवाम वहाँ के जो हैं, उनको एक सुकून का साँस देखने को मिलता और उन्हें हर तरफ जंग और ये सारी चीज़ें देखने को ना मिलती। और जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन आ गए थे, वो वापस जाते स्मूथली, जाके वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते, पाकिस्तान के ऊपर बर्डन कम होता। ये सब कुछ अमेरिका को करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया, जिसकी वजह से एक मेस पैदा हुआ जिसको हम गंद कहते हैं। तो ये गंद साफ किए बगैर अमेरिका यहाँ से निकल गया। कोई पैसा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया। जो जंग में सारी तबाही हुई थी, अफ़गानिस्तान के इदारे तबाह हो गए, अफ़गानिस्तान की बिल्डिंग्स तबाह हो गईं, अफ़गानिस्तान के शहरों के शहर उजड़ गए। उनको दोबारा से आबाद करने के लिए कुछ भी नहीं किया और अमेरिका चुप करके यहाँ से निकल गया। यही वो वजह है जिसकी वजह से फिर सारा ये बर्डन पाकिस्तान के ऊपर आया और पाकिस्तान बुरी तरह इसमें फंसता चला गया और निकलने का कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नहीं था। और ये पाकिस्तान के डायलेमास बन गए, पाकिस्तान के ये हकीकतें बन गई, या पाकिस्तान के पास निकलने का कोई रास्ता इसमें नहीं है। फिर उसके बाद 2001 से 2014 तक अगर हम देखें, तो इसमें अब 2001 आया, तो 2001 वो दौर था, मतलब आप ये समझ लें कि जब अमेरिका यहाँ से निकल गया, तो 4-5 साल तो खाना जंगी रही, 5-6 साल। लेकिन 94 में तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया कंधार वाली साइड से, जनूब वाली साइड से, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने करते-करते तकरीबन 90% ऑफ अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। और उस अटैक में उसमें कोई 1994 में जब तालिबान का कब्ज़ा हो गया अफ़गानिस्तान पे काफ़ी हद तक और तालिबान की गवर्नमेंट भी बन गई और उन्होंने अमीर उल मोमिनीन बना दिया और इस्लामी रियासत का एक कॉन्सेप्ट दिया और मुल्ला उमर जो हैं उनको एक अमीर उल मोमिनीन का और इस्लामी खिलाफत का दोबारा से ताज़ा होना और ये सारा उन्होंने बना दिया, सारा निज़ाम। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उसामा बिन लादेन मौजूद था, ठीक है? उसामा बिन लादेन की तंज़ीम थी अल-कायदा। अल-कायदा वो तंज़ीम थी कि जो अरब कंट्रीज़ से मुजाहिदीन भी लेके आई थी अफ़गानिस्तान में कि ये इस्लाम की जंग है, और अरब कंट्रीज़ से सरमाया भी लेके आई थी ऑफ़िशियली, अनऑफ़िशियली खैरात, डोनेशन की शक्ल में या बाकायदा इमदाद की शक्ल में अफ़गानिस्तान के अंदर वो यूज़ हुआ था। और अब वो सारे जो सारे अरब मुजाहिदीन थे, कोई मिस्र से आया है, कोई लीबिया से आया है, कोई अ, सऊदी अरेबिया से आया है, ये सारे तो अफ़गानिस्तान के अंदर ही थे। इन्होंने अपने लोकल लेवल पे लोकल्स के साथ शादियाँ कर लीं और लोकल्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी अब एक अफ़गान शहरी के तौर पर रहना शुरू हो गए, ठीक है? तो 2001 का जो साल है, उसमें हो जाता है 9/11। 9/11 का मतलब क्या है अ, कि 11 सितंबर 2001 में 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर्स जो हैं न्यूयॉर्क के, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उनके ऊपर अटैक होता है। 2 जहाज़ जो हैं, वो 3 बल्कि, वो आके अमेरिका के ट्विन टावर्स के ऊपर लगते हैं और उनके ट्विन टावर्स गिर जाते हैं और वहाँ पे सारे लोग भी मारे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो नुकसान होता है अमेरिका का, और अमेरिका उसका इल्ज़ाम डायरेक्ट लगाता है अल-कायदा के ऊपर लगाता है। और अल-कायदा जो है वो इस इल्ज़ाम को रद्द करती है कि हमारा ओसामा बिन लादेन कहता है कि हमने ये काम नहीं किया, लेकिन अमेरिका कहता है कि आपने ही किया। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में या तो मैं इन शॉर्ट में ये बता दूं कि अमेरिका ने तालिबान से मुतालबा कर दिया कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करें। तो तालिबान की गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं और हमारी गवर्नमेंट में वो उनका एक हिस्सा है और वो हमारे हर तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब वो हमारे साथ, हम ये नहीं कर सकते। आप हमें सबूत दें, हम उन सबूत को खुद वेरीफाई करेंगे और अगर आपकी बात ठीक हुई तो हम उन्हें खुद सजा देंगे। ये तालिबान ने कहा, जो कि एक पॉजिटिव बात थी, लेकिन वो ना मानी गई और ये कुछ महीने ये काम चलता रहा। ठीक है। सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ये अटैक हुआ है और उसी साल कोई 1.5-2 महीने के बाद अक्टूबर में या नवंबर के स्टार्ट में, मतलब सिर्फ 2 महीने, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही अमेरिका ने ये फैसला कर लिया था कि हमने अफगानिस्तान को अटैक करना है और उसने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। और पाकिस्तान में उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस वक्त के जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो उनके वजीर खारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, कॉलिन पावल, कॉलिन पावल ने फोन किया मुशर्रफ को। और मुशर्रफ को एक बड़ा सेंटेंस बड़ा मशहूर हुआ था कॉलिन पावल का, जो फोन पे उसने मुशर्रफ से कहा था। उसने कहा कि इफ यू आर नॉट आवर फ्रेंड्स, यू आर आवर एनिमीज। ठीक है। उसने मुशर्रफ से कहा कि अगर आप हमारे दोस्त नहीं है ना तो फिर आप हमारे दुश्मन हैं, हम फिर आप पे भी अटैक करेंगे। तो मजबूरन मुशर्रफ को फिर उसका साथ देना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस दिए, पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज दिए काफी हद तक, और अफगानिस्तान पे अटैक हुआ। अब इस वजह से फिर अफगानिस्तान में हमारे लिए दुश्मनी पैदा हुई। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने किसी हद तक थोड़ा थोड़ा ताल्लुक अंदर खाते तालिबान से रखा, जिसकी वजह से उनके दिल जो है वो हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी में नहीं बदले, लेकिन जरूर बदले थोड़ा बहुत। और बहरहाल मजबूरन ये जो लिखा हुआ है ना, फोर्स्ड इंक्लूजन इन द अमेरिकन अटैक ऑफ अफगानिस्तान, ये यही चीज है कि मजबूरन हमें अमरीकी जो हमला था अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें हमें मजबूरन शामिल होना पड़ा। और वो वही कॉलिन पावल का सेंटेंस है जिसकी वजह से ये हुआ और हमें करना पड़ा। और फिर उसकी वजह से हमें टेररिज्म का विक्टिम बनना पड़ा। हमारे यहाँ खुदकश हमले शुरू हो गए, हमारे यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन शुरू हो गए, पूरा पाकिस्तान हमलों से गूंज रहा था और खासकर केपी के पेशावर और उनके एरियाज में बहुत ज्यादा खुदकुश हमले हुए और पाकिस्तान इसका विक्टिम बना। जाहिर है अफगानिस्तान से और मुजाहिदीन यहाँ पे आना शुरू हो गए। ठीक है। और अफगानिस्तान ने हमें अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया और वहां पे कोई भी गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही और वो खत्म हो गई। काउंटर टेररिज्म अप्रोच हमारी बन गई। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो मेन जो फोकस है वो ये वही ये बन गया है कि हमने कैसे इस टेररिज्म से बचना है। हम सहारे ढूंढने लग गए। ठीक है। अमेरिकी सहारा तो हमारे जैसा भी था ही था, लेकिन फिर चाइना का सहारा या और इस तरह के सहारे ढूंढने शुरू हो गए। और इसी सहारों के चक्कर में जाहिर है जो जो नेशन सहारों के पे चल रही होती है वो कभी इंडिपेंडेंट नेशन तो नहीं बनती। उसके अंदर तो फिर दूसरे आके अपनी मर्जियां चलाते हैं। तो ये काउंटर टेररिज्म अप्रोच हमारी मजबूरन इस तरह से बनी। मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे, लेकिन बेसिकली जैसे जिया भी एक डिक्टेटर था, लेकिन जिया जो है वो एक समझ लें कि अफगानिस्तान के साथ मिलके उसने जंग लड़ी थी, तो वो थोड़ा इस्लामिक माइंड का था। और मुशर्रफ जो है वो थोड़ा सा ओपन माइंड का था, तो वो जरा उस अमरीकी उस सोच के साथ चला गया। तो इसलिए मुशर्रफ जो है वो एक तरह से कह लें कि अफगानिस्तान किससे उसने दूरी आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार करनी शुरू की और उसने एक नारा दिया था, पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। फिर उसने आर्टिकल्स लिखे थे, एनलाइटेंड मॉडरेशन उसका एक नारा था कि पाकिस्तान को एनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को इस खामखा की जंग से निकलना चाहिए। और ये जो इस्लाम के नाम पे हमने मुजाहिदीन पैदा करने का काम शुरू किया था, इससे निकलना चाहिए।
और पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अफगानिस्तान बाद की बात है। ठीक है, ये उसने दिया था इशारा। और 2014 ही वो साल था कि जब अमेरिकी फौजों का, 2001 में जो अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में आ गई थी, उनका 2014 में इनखला शुरू हुआ और वो अफगानिस्तान से निकलना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो निकल गई। और जब तक अमेरिकी फौज रही, अब 2015 से लेकर अब तक, जब तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रही तो उन्होंने कुछ अपने तौर पर पहले अ, हामिद करजई की गवर्नमेंट बनाई, जो कि कुछ थोड़े से अफगानिस्तान के एरिया पे थी, वोटिंग वगैरह भी करवाई और इस तरह से। लेकिन फिर भी कुछ एरिया तालिबान के कब्जे में था। तालिबान को पूरी तरह शिकस्त नहीं दे सके थे अमेरिकन। अच्छा। और उसके बाद अ, अशरफ गनी की गवर्नमेंट बनी, और इसी अशरफ गनी की गवर्नमेंट में आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी जो फौजें हैं वो अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो गई। अब जब वो अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो गई और तो उधर से तालिबान ने पेशकदमी शुरू कर दी कंधार वाली साइड से, और करते करते वो दोबारा फिर पूरे अफगानिस्तान पे काबिज हो गए और अशरफ गनी को बाहर भाग। ठीक है, तो अब 2015 से यूएस हेजेमोनिक एटीट्यूड है। यूएस का जो है ना वो पूरी दुनिया में एक जोर जबरदस्ती वाला एटीट्यूड है। ठीक है, 2015 से लेकर अब तक जो है वो, चूंकि एक दफा फिर यूएस जो है एक दफा फिर अफगानिस्तान में गन डाल के वापस जा चुका था, लेकिन अब उतना गन तो नहीं था, क्योंकि अब एक स्टेबल गवर्नमेंट तालिबान की बन गई थी। इस दौर में 2014 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बन गई अफगानिस्तान में, और पिछले कुछ सालों से ये गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से चल रही है। अमेरिका जा चुका था, और अब अमेरिका का ज्यादा जो रुझान था वो इंडिया की तरफ हो गया था। और यूएस हमें इतना कमजोर कर चुका था अब तक पिछले 30-35 सालों में कि हम अपनी कोई राय रख ही नहीं सकते थे। मतलब एक तरफ हम यूएस के कैंप में हैं, और दूसरी तरफ इंडिया जो हमारा दुश्मन है, उसके साथ ज्यादा ताल्लुकात है अमेरिका के, और ज्यादा उसके ऊपर मेहरबानियां हैं अमेरिका की। और इसके ऊपर जो है ना वो यूएस हमारी बात भी कोई नहीं सुनता, तो इसका ये जो एक पूरी दुनिया में जोर जबरदस्ती वाला जो एक एटीट्यूड है अमेरिका का, वो चल रहा है। तो फिर इसीलिए हमारा जो टिल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना और रशिया की तरफ होना शुरू हो गया। और 2015 ही वो साल है कि जब बाकायदा सीपैक का इफ्तिताह हुआ। ठीक है, सीपैक बनना शुरू हुई, सीपैक के ऊपर काम शुरू हुआ। ये वो सारा वो कॉन्सेप्ट है कि जिसकी बेस पे हम चाइना की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड होना शुरू, टिल्ट होना शुरू हुए। वैसे तो चाइना हमारा पहले से भी दोस्त ही था, हमेशा से दोस्त रहा चाइना हमारा। लेकिन ये है कि अब ज्यादा हमारा इकोनॉमिकली चाइना की तरफ रुझान होना शुरू हो गया, और फिर रशिया भी हमारे करीब आना शुरू हो गया, और हम रशिया के करीब जाना शुरू हो गए। ठीक है, अफगानिस्तान में चूंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन गई थी, और तालिबान वही लोग थे, उन्हीं लोगों की आगे औलादें थी, या उन्हीं लोगों की अगली नस्ल थी जो कि पाकिस्तान के साथ जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। उसके अंदर पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस जाहिर है कि है। तो इसलिए इस दौर में कुछ थोड़ा सा अफगानिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हुई है, और पाकिस्तान ने थोड़ा सा दोबारा होश लेना, सांस लेना शुरू किया है इन तालिबान वाले मामलात पे। और कुछ चाइना से ताल्लुक, कुछ रशिया से ताल्लुक, कुछ इंडिया से ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश, और इस तरह के मामलात में जाना शुरू किया। लेकिन फिर ये 2022 आ गया, और 2022 में पाकिस्तान की एक सिटिंग गवर्नमेंट को अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज कर दिया गया, इमरान खान को उतार दिया गया, और उसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत वाज़ेह किरदार नजर आया, और बातें खुल के सामने आना शुरू हो गई। और यही वो दौर है कि जिसमें फिर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसका कि अब पाकिस्तानी सिटिंग गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को सामना है, और उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। और यही वो सोच है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें
कि पाकिस्तान की जो पुरानी सोच है, यूएस के साथ, अमेरिका के साथ अलाइनमेंट वाली, वो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की और सिटिंग जो गवर्नमेंट है, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और बाकी सबको मिला के बनाई गई है, उनकी सोच यूएस के साथ चलने की है। लेकिन जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, जिनमें पीटीआई सबसे बड़ी फोर्स है और सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर वाली फोर्स है, वो जो है वो एंटी अमेरिकन एक तरह से है। एंटी अमेरिकन पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने के हामी है। तो बहरहाल ये अभी एक चीजें चल रही हैं और अब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये जाहिर है कि फ्यूचर हमेशा पास से ही जुड़ा होता है, माजी की रोशनी में ही मुस्तकबिल को तरतीब दिया जाता है। तो मुस्तकबिल कैसा होगा, ये तो खैर किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक हिस्ट्री के स्टूडेंट की एक तौर पर मैं एक अपना एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें चंद एक पॉइंट्स हैं कि फ्यूचर में हमारी मुस्तकबिल में हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होगी, होनी चाहिए नहीं, होगी। ठीक है, जो वाज़ेह इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, वो क्या हैं और किस तरह से हम चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान में राइज़ ऑफ यूथ एंड अ स्ट्रॉन्ग मिडल क्लास। पाकिस्तान में मिडल क्लास इतनी स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं थी जितनी कि अब है। पाकिस्तान में हमेशा पावर कॉरिडोर्स में, सियासत में, हुकूमत में हमेशा एलीट क्लास के लोग रहे हैं, वडेरे, जागीरदार, सनतकार, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वही रहे हैं और हमेशा उन्हीं की सोच के मुताबिक पाकिस्तान चला है। ठीक है, और फिर दूसरी साइड पे थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले जो है ना वो मिल के सियासतदानों और वडेरों और जागीरदारों के साथ मिल के सारे डिसीजंस किया करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में एक इतनी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बन गई है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन भी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का एक बहुत बड़ा रोल भी है, इमरान खान का एक बहुत बड़ा रोल है कि उसने मिडिल क्लास को पॉलिटिक्स में लेके आया। इससे पहले पाकिस्तान की दो ऐसी जमातें हैं कि जिनकी वजह से आम लोग भी सियासत में आए और उन्होंने सियासत को अपना समझना शुरू किया। जिनमें एक जमात इस्लामी है, जिसमें लीडरशिप हमेशा ग्राउंड लेवल से आती है और वो अमीर इब्ने अमीर नहीं होते। और दूसरी है एमक्यूएम, कराची के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। उसमें भी ग्राउंड लेवल से लोग आए, जो आम गली मोहल्ले के आम छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, वो सियासत में आए और वो एमएनएस बने, एमपीएस बने और गवर्नमेंट के आए। अच्छा, लेकिन ये जो दो पार्टीज थी, ये अपना कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकी। उसकी दो वजूहात थी। एक तो वजह ये थी कि ये दोनों लोकल पार्टीज थी, मतलब पूरे पाकिस्तान में इनका इन्फ्लुएंस नहीं था, इसलिए कोई खास ये असर नहीं डाल सकी पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर। दोनों लोकल लेवल पे थी। अपना जो जमात इस्लामी थी, इसका ज्यादा असर केपी में था और कुछ असर पंजाब के कुछ शहरों की हद तक था और थोड़ा बहुत कहीं कराची में भी था। और दूसरी तरफ एमक्यूएम जो थी, इसका सारा जो असर था, वो सिंध के तीन बड़े शहरों में था, कराची, हैदराबाद और सखर। बल्कि सखर में भी कम था, कराची और हैदराबाद में ही था। तो चूंकि ये लोकल लेवल की थी, इसलिए कोई असर नहीं डाल सकी। और दूसरी बात कि ये दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी ना किसी दौर में कनेक्टेड रही हैं, हर दौर में कनेक्टेड रही हैं, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। कभी थोड़ा कनेक्टेड रही मिलिट्री मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कभी ज्यादा कनेक्टेड रही, लेकिन बहरहाल ये कनेक्टेड रही। बल्कि अगर सीधी बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के असर को तोड़ने के लिए जियाउल हक ने ही एमक्यूएम बनाई थी। जमात इस्लामी तो खैर पुरानी जमात है ना, जो चली आ रही थी पहले से ही। तो अबुल आला मौदूदी के दौर से चली आ रही थी जमात इस्लामी। वो तो मतलब पाकिस्तान जब बना है तकरीबन उसके कुछ अरसा बाद ही बन गई थी और वो चली आ रही थी जमात इस्लामी। लेकिन एमक्यूएम जो है, वो सिंध में बनाई गई शहरी इलाकों में
पीपल्स पार्टी का ज़ोर तोड़ने के लिए। और ये किसने बनाई? ये ज़िया-उल हक ने बनाई। और ज़िया-उल हक ने इसलिए बनाई क्योंकि ज़िया-उल हक ने पीपल्स पार्टी को निकाला था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाला था और उसका ज़ोर तोड़ना था। और पीपल्स पार्टी का ज़्यादा ज़ोर था ही सिंध में, क्योंकि भुट्टो सिंध से बिलॉन्ग करता था। तो इस वजह से वो भुट्टो के उस ज़ोर को तोड़ने के लिए, भुट्टो के ज़ोर को तोड़ने के लिए फिर ये वाला जो एमकेएम वाला जो है ना वो काम किया गया। और एमकेएम शहरी इलाकों में अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद ये लीडर्स थे जो कि शहरी इलाकों में ज़ाहिर है नई सोचें ज़्यादा जल्दी पनपना शुरू हो जाती हैं। और शहरी इलाकों में स्पेशली कराची में मुहाजिर तबका जो था, वो पीपल्स पार्टी के कुछ ज़ुल्मों सितम का शिकार था। तो इसलिए ज़िया-उल हक ने उन्हीं के ऊपर नज़र करम गई ज़िया-उल हक की और उन्हीं के ऊपर फ़ोकस किया उन्होंने, ज़िया-उल हक ने किया कि ये वो अच्छा तबका है कि जिसको अगर प्रमोट किया जाए तो एक जमात बनाई जाए तो पीपल्स पार्टी को टक्कर मिल सकती है। और वो उन्होंने किया और ये हुआ। और एमक्यूएम जो है वो बहुत पॉपुलर हुई। लेकिन ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही होता रहा। लेकिन एक ऐसा मौका आया कि जब एमक्यूएम ने अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझना शुरू कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट की भी जो बातें हैं वो मानना छोड़ दी। तो फिर उस टाइम पे फिर क्या हुआ? उस टाइम पे हमारे जो समझ लें कि वो जो कह लें कि जो फैसला साज है, उन्होंने एमकेएम के से दूरी इख्तियार की। बल्कि सिर्फ दूरी ही इख्तियार नहीं की, बल्कि उनको बाकायदा दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर करवाने में और उनके उनके लीडर्स को जो है ना वो दहशतगर्द साबित करने में और फिर तोड़ने में और एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान बनाने में ये सारा कुछ उन्होंने अपना रोल प्ले किया बहरहाल। तो लेकिन ये बात ख़ैर मैंने आपको हिस्ट्री की बात बताई है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एमकेएम और और जमात इस्लामी 2 ऐसी जमातें थीं कि जिनमें मिडल क्लास के लोग कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट थे। लेकिन उनका होल्ड चूँकि पूरी पूरे कंट्री पे नहीं था, इसलिए वो कभी भी कोई इतना असर नहीं डाल सके और हमारे फैसले एलीट क्लास ही करती रही, मिडल क्लास तक हमारे फैसलों का रुख नहीं आया। लेकिन अब 2010 के बाद से एक ऐसी मिडल क्लास इमर्ज होना शुरू हुई है और उनमें ज़्यादा लोग वो यूथ वाले लोग हैं जो नई सोच लेके मैदान में आए हैं और वो पॉलिटिक्स में हैं और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोच के ऊपर इस पे। सोशल मीडिया ने बहुत सारा रोल प्ले किया है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया है कि वो यूथ को अवेयर रखे इन सारे मामलात से। और अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की यूथ और स्ट्रॉन्ग मिडल क्लास पैदा हो गई है, जिससे कि वो जो पुराना हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो कि खानदान इब्ने खानदान और उन्हीं के बच्चे आगे सियासत में आते थे और वो हुकूमत करते थे और वो एक तरह की खानदानी सियासत बन गई थी, उनको अब बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, बल्कि खतरा बन गया है। और अब मेरा ये एनालिसिस है कि अगले 5 सालों में नहीं तो 10 सालों में पाकिस्तान की सियासत अब की सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी होगी। और अगले 10 सालों में पाकिस्तानी सियासत टोटल जो है मिडल क्लास के हाथ में आ चुकी होगी, या इतनी ज़्यादा तो ज़रूर आ चुकी होगी कि मेन जो मेजर डिसीजंस हैं वो मिडल क्लास के पढ़े लिखे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो कर रहे होंगे। तो इसलिए फ्यूचर का पाकिस्तान का फ्यूचर इसलिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि मिडल क्लास ने और स्पेशली वो वाली मिडल क्लास जो यूथ अपने अंदर रखती है, यानी कि यूथ वाली मिडल क्लास, ये वो लोग नहीं है जो बूढ़े लोग हैं। मिडल क्लास वो लोग के जो आम प्रोफेशनल्स हैं। मिडिल क्लास का मतलब क्या है? वो फैमिलीज के जो अपना कमाती हैं और खाती हैं, उनकी लंबी चौड़ी जागीरें नहीं है। ठीक है? जो जो मेहनत करके खाती हैं, वो मिडिल क्लास है। ठीक है? और अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारती हैं। उसमें हम लोअर मिडिल क्लास उनको कह देते हैं जो थोड़ा सा कम जिनकी आमदनी होती है, और अपर मिडिल क्लास उनको कहते हैं कि जो अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, जॉब्स करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं और अपना कमाते हैं और खाते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और अपनी जॉब्स को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, अब इनमें भी जो यूथ वाले लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं।
मिडिल क्लास फैमिलीज में जो पुराने लोग हैं, अबव 60 लोग जो हैं या अबव 50 इयर्स की एज वाले जो लोग हैं, वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। यूथ वाले लोग जो 20 साल से लेकर 45 साल की एज के लोग हैं, 50 साल की एज तक के भी, वो ज्यादा अब सियासत में एक्टिव है मिडिल क्लास में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सियासत अब आगे चेंज होगी। और जाहिर है जब पाकिस्तानी सियासत इंटरनली चेंज होगी तो फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और रीजनलिज्म मुझे नजर आ रहा है कि आगे फ्यूचर में रीजनल सियासत होगी। अमेरिका के इन्फ्लुएंस से हम काफी हद तक निकल जाएंगे और और हमारी जो सियासत है वो काफी हद तक रीजनल हो जाएगी। हमारी जो सियासत है वो लोकल लेवल पे चलना शुरू हो जाएगी। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ज्यादा फोकस हमारा अपना ये रीजन होगा कि जिसमें हम मौजूद हैं। इसी रीजन में एक साइड पे हमारे पास साउथ एशिया है, तो दूसरी तरफ से सेंट्रल एशिया है, और एक साइड पे चाइना है, तो दूसरी तरफ सेंट्रल सॉरी वो साउथ ईस्ट एशिया है। इन सारे कंट्रीज के साथ हमारे फ्यूचर में आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे। और मुस्लिम ब्लॉक, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पैलेस्टीनियंस को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है इस इसराइल की तरफ से, तो मुस्लिम वर्ल्ड में नजर नहीं आ रहा अभी, क्योंकि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो ज्यादातर अमेरिका के सोच रखते हैं, अमेरिकन सोच रखते हैं। लेकिन मुसलमान जो मैसेज है मुस्लिम कंट्रीज में, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज में डिप्रेस्ड हैं। लेकिन आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली मलेशिया में, इंडोनेशिया में और टर्की में और पाकिस्तान में, आगे चल के मुस्लिम ब्लॉक्स बनने के काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ब्लॉक जो तिजारती लेवल पे होगा, जिसका मेन फोकस ट्रेड होगा। और चाइना उस ब्लॉक में, उम्मीद है कि चाइना एक अपना रोल प्ले कर रहा होगा फ्यूचर में, वो बनने के चांसेस भी ज्यादा है, और पाकिस्तान उसका एक बड़ा एक्टिव पार्ट होगा। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको ये भी मिलती है कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की जो एक चपकलस चल रही थी काफी दिहाइयों से, उसको भी खत्म करवाया और दोनों के आपस में ट्रेड रिलेशंस जो है वो बनवा दिए हैं। और फिर पैलेस्टाइन इशू जो है काफी आगे फ्यूचर में चल के एक रोल प्ले करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब तो हमें नजर आ रहा है ना कि इसराइल जो चाह रहा है कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में को इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए सारा कुछ कर लेना। तो पाकिस्तान एक अपना बहरहाल फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टाइन इशू की बेस पे भी बनाएगा, काफी हद तक उम्मीद है। और कश्मीर इशू जो है हमारा, वो लग रहा है कि वो स्लो बर्नर पे चला जाएगा। वो लग रहा है कि जैसे इस वक्त भी कश्मीर इशू पे कोई फोकस नहीं है, मुझे नियर फ्यूचर में भी कश्मीर इशू पे फोकस आता हुआ कोई बहुत खास नजर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान में मिडिल क्लास की गवर्नमेंट आ भी गई, तो उसकी ज्यादा जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए फिर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। और इंडिया अब इतना स्ट्रांग हो चुका है और आगे मजीद होता जाएगा कि हम उसे ये नहीं कह सकेंगे कि आप पहले कश्मीर का मसला हल करें बाद में तिजारत करते हैं। कभी हम कहा करते थे। लेकिन इस जो हमें 2 दफा अफगानिस्तान वाले मामलात में धकेला है अमेरिका ने, और अपनी मर्जी के साथ हमारे ऊपर ये सारा कुछ करवाया है, इस बात ने इतना पाकिस्तान को वीक कर दिया है, इस चीज ने 79 से लेकर 1979 से लेकर अब तक, कि पाकिस्तान अब इंडिया का मुकाबला फिलहाल करने के काबिल नहीं है। ये सीधी सी बात है। हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह में, लेकिन इंडिया का मुकाबला करने के जब हम काबिल नहीं हैं, तो फिर एक अच्छी सोच रखने वाली, एक एक पॉजिटिव अप्रोच और फ्यूचर वाली अप्रोच रखने वाली अगर गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में, तो वो यही सोचेगी कि इंडिया का मुकाबला नहीं हो सकता ना, तो चुप करके इसके साथ तिजारत करें और इक्वल लेवल पे ताल्लुकात तो रखें ना। हम क्यों फौजी मुकाबले की तरफ जाएं कश्मीर इशू को लेके? हम क्यों ना तिजारती मुकाबला करें, हम क्यों ना बाकी जगहों पे मुकाबला करें? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कश्मीर इशू जो है पाकिस्तान का, वो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी अपनी भी ख्वाहिश है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि कश्मीर इशू
फ्यूचर में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोई मेजर पार्ट मुश्किल से ही होगा। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।